नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। बाकी मीडिया उन मुद्दों को छूना नहीं चाहती जो मुद्दे थोड़े डिस्प्यूटेड हों। इधर वाले भी उधर वाले भी छुप के निकल जाएं, बच के निकल जाएं, बस यही उनके इरादे रहते हैं। लेकिन क्यूबाइड नेटवर्क सत्य के साथ खड़ा है, ईमानदारी के साथ खड़ा है, और जब कभी भी उनके नोटिस में इस तरह के मुद्दे आते हैं, क्यूबाइड छोड़ता नहीं है। और कोविड के दौरान जो पूरी दुनिया में पाप हुआ, महामारी के दौरान किस प्रकार से दुनिया भर की सरकारों को लपेटे में लिया गया, केवल भारत नहीं, दुनिया भर की सरकारों को एक माफिया ने अपने कब्जे में किया। कई कई जगह तो सरकार उनके साथ चली गई विलिंगली, और कई जगह मजबूरी ऐसी खड़ी हो गई जहां उन माफियाओं के साथ ही उनको रहना पड़ा, उनके नैरेटिव में ही रहना पड़ा। क्योंकि उस वक्त जो नैरेटिव चलाने वाले थे, उनको एक बहुत बड़े वर्ग का मतलब बड़े माफिया समूह का, फार्मा का बड़ा समर्थन था। और उस वजह से भारत में भी समझिए कि भारत की सरकार को बरगला दिया गया। सीधे रूप में अगर आप कहें तो मोदी को इन भ्रष्ट माफियाओं ने एक प्रकार से गुमराह किया, कब्जे में किया, और किस रास्ते पर मोदी चले ये मोदी को तय करने दिया ही नहीं। मोदी सिर्फ फंसते चले गए। अगर वो एक थ्योरी में यकीन करें तो दूसरा उनके पीछे पड़ जाए, और अगर दूसरे में यकीन करें तो पहला उनके पीछे पड़ जाए। ऐसी स्थिति हो गई थी। और किसी भी पॉलिटिकल स्टैब्लिशमेंट के लिए यह बेहद दुखद परिस्थिति होती है जब आप एक्सपर्ट नहीं होते हैं उन मामलों के। राजनीतिक बात अगर हो तो, राजनीतिक मामला हो तो उस पर तो आप कुछ टिप्पणी दे सकते हैं, क्योंकि उसमें आपकी महारत है। भाई कहां हम चुनाव जीत सकते हैं, क्या मुद्दे उठा सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, उसमें महारत है। लेकिन अगर कोई वैज्ञानिक पहलू आपके सामने आ जाए और उस पर आपसे राय मांगी जाए तो आपके हाथ पांव फूल जाएंगे। फिर आपको अपने वैज्ञानिकों पर यकीन करना पड़ेगा, अपने विश्लेषकों पर यकीन करना पड़ेगा, या जो डोमेन एक्सपर्ट है उन पर यकीन करना पड़ेगा। और यही हुआ पूरी दुनिया भर की सरकारों के साथ। अगर डोमेन एक्सपर्ट ही पथभ्रष्ट हो जाए, बेईमान हो जाए, तो फिर पूरा समाज इसकी कीमत चुकाता है। भारत ने भी चुकाया, पूरी दुनिया ने चुकाया, तो भारत ने भी चुकाया। लेकिन दुनिया में कम से कम एक बात तो हो रही है, और वो बात है कि अगर किसी ने गलती की, दुनिया में भी, कम से कम अमेरिका में जहां से इस बात की शुरुआत हुई, अमेरिका में कम से कम इस बात की तहकीकात हो रही है कि जो गुनहगार हैं, जिन्होंने ये पूरा षड्यंत्र किया, ये षड्यंत्र रचा, जिसमें आज तक का सबसे बड़ा अपराध हुआ मानव सभ्यता के साथ, तो उन अपराधियों को, उन आरोपियों को धरपकड़ हो रहा है, उसकी पूछताछ हो रही है, और कानून सम्मत कार्रवाई क्या हो सकती है इस पर काम हो रहा है। आज इसी मुद्दे पर हम बात करने के लिए आए हैं। आप सबको मालूम होगा कि एक एंथनी फॉची नाम का शख्स है जो तब 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति के हेल्थ एडवाइजर थे, सलाहकार थे। और वो न सिर्फ हेल्थ एडवाइजर थे बल्कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, जो अमेरिका की बहुत ही प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, सरकारी संस्थान है, एपेक्स बॉडी कह सकते हैं, उसके वो डायरेक्टर थे। इस विभाग में तकरीबन 40 साल तक इसने सेवा दी। बड़े ब्यूरोक्रेट थे, कोई डॉक्टर नहीं थे, लेकिन डॉक्टर एंथनी फॉची खुद को कहते थे। इनका मैसिव कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रहा फार्मा प्रेमिसेस के साथ, और घोर अपराध की श्रेणी में अब ये आ रहे हैं। हालात ये हो गए कि उस वक्त तो अमेरिका में सरकार बदल गई, लेकिन जो नई सरकार आई वो पूरे षड्यंत्र में शामिल थी। नई सरकार का मतलब जो बाइडेन की सरकार थी, जो लेफ्ट लीनियन गवर्नमेंट थी, वो पूरी तरह से इनके षड्यंत्र में शामिल थी। और एक 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 निशाना डोनाल्ड ट्रंप भी थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो बाद में थे, लेकिन माफिया कमाना चाहते थे। एक जो
बाहरी शक्ति है जो पूरे दुनिया को नियंत्रित करती है, वो शक्ति इसमें लगी हुई थी। और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को तो सबक सिखा दिया, उनको सत्ता से बाहर कर दिया, लेकिन प्रकृति अपना न्याय खुद करती है। 2024 में डोनाल्ड ट्रंप जीत करके वापस आ गए, उन्होंने पूरी इंक्वायरी बिठा दी और इंक्वायरी के बाद तुलसी गबार्ड जो नेशनल इंटेलिजेंस के प्रमुख थी, अपने आखिरी दिनों में जब वो अपने कुछ निजी कारणों से उन्होंने इस्तीफा दिया, लेकिन आखिरी दिन उन्होंने इस कोविड महामारी की पूरी रिपोर्ट दुनिया के सामने रख दी और उन्होंने कहा कि ये पूरी महामारी प्रायोजित महामारी थी, लैब में तैयार किए गए वो सारे षड्यंत्र हुए और पूरी दुनिया को महामारी की चपेट में धकेला गया और उनका कनाइवेंस फार्मा कंपनियों के साथ स्टैब्लिश किया। और उसमें जो गुनहगार हैं, सबसे बड़े गुनहगारों में एक वो है एंथनी फॉची, जो कि उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति के हेल्थ एडवाइजर थे। अब उसी एंथनी फॉची को, और वो जाते जाते बाइडन अपने आखिरी कार्यकाल में, जब बाइडन का हार गए थे 2024 में, तो आखिरी दिन बाइडन ने इस शख्स को अपने राष्ट्रपति के अधिकारों का प्रयोग करते हुए माफीनामा पर सिग्नेचर कर दिया। मतलब इस व्यक्ति ने जितने भी कृत्य किए हैं उसके लिए इनको पार्डन साइन करके दे दिया। अब ये बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है अमेरिकी राष्ट्रपति के पास कि अगर वो किसी को माफी दे देता है तो फिर उसके खिलाफ इस तरह की कोई कार्रवाई होगी नहीं। लेकिन जांच पड़ताल के बाद सारे रिपोर्ट्स, सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे विश्लेषण इस शख्स के खिलाफ आए और अभी होमलैंड सिक्योरिटी कमेटी जो है अमेरिका की, उनके सामने में इनका फाइनल टेस्टिमनी हुआ। और फाइनल टेस्टिमनी में इस शख्स को ये तक भी नहीं इजाजत मिली कि ये अपने वकील को ला रहे थे, कहा कि नहीं आपको टेस्टिमनी देनी है। और उस वक्त इस शख्स ने क्या किया, एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। और वहां पर क्या कहा जवाब में कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 5th के तहत, अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 5th जो कहलाता है, उसके तहत एक अधिकार है कि हम आपके सवालों का जवाब नहीं देंगे। और नहीं देने का मतलब यह हुआ कि इनको कोई बाध्य नहीं कर सकता है। एक बार जो सेनेटर इनसे सवाल जवाब कर रहे थे, उन्होंने इनसे पूछा कि भाई ये क्या है अमेंडमेंट 5th अमेंडमेंट, पता है आपको किसने करवाया था? वो एक क्रिमिनल अटॉर्नी ने करवाया था, ये भी इनको मालूम नहीं था। और उसका भी जवाब उन्होंने यही दिया कि नहीं, मुझे जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत जो अधिकार हैं, मैं आपके सवालों का जवाब नहीं दूंगा। साबित हो चुका है सब कुछ। अब इनके खिलाफ जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होगी उसकी, तो अब इन सारे मुद्दे पर हमारे पास, मैं अपने तरफ से कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन हमारे साथ जो विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर अमिताभ बैनर्जी और डॉक्टर अरविंद कुशवाहा, इन दोनों का स्वागत करते हैं। माफी चाहता हूं डॉक्टर साहब, आपको थोड़ा सा इंतजार करवाया, लेकिन इसके पहले कि आप दोनों से प्रतिक्रिया हम शुरू करें और भारत में क्या होना चाहिए, हम जरा सा एक वीडियो देखते हैं जिसमें ये व्यक्ति किस प्रकार से सारे सवालों को डॉज कर रहा है, उससे भाग रहा है और एक ही उत्तर बार बार दे रहा है ताकि दुनिया भी देखे। Things, it's because during the pandemic you got rich, didn't you? You got rich while people were dying, hundreds of thousands of Americans, over 1 million in the end, and you were getting rich. And not only were you doing that, you were using federal employees with taxpayer money to apply for and solicit cash prizes for you personally, cash prizes totaling over $1 million. You did all of that during the pandemic, didn't you? That's a question. On the advice of counsel, I respectfully decline to answer based upon my rights under the Fifth Amendment to the Constitution. You remember Greg Folkers? Who was that? On the advice of counsel, I respectfully decline to answer based upon my rights under the Fifth Amendment to the Constitution. Your chief of staff is the answer. Do you remember Patricia Conrad? Who was that? On the advice of counsel, I respectfully decline to answer based upon my rights under the Fifth Amendment to the Constitution. She was your personal assistant. And what were these individuals doing in the depth of the pandemic in November of 2020, when millions of Americans were suffering from COVID? What were they doing? I tell you what they're doing. Folkers was on your behalf soliciting and gathering information for a cash award. Let's look at it. We've got his email right here, right over my shoulder.
Fulker says, I'm working on this nomination for the Dan David Award for Fauci. We need to beef up the COVID part. Do you have language in the can that you could share that delineates how we responded in new ways to COVID? He sends this to multiple federal employees. What was the Dan David Award? Do you remember, Doc? On the advice of counsel, I respectfully decline to answer based upon my rights under the Fifth Amendment to the Constitution. It was a $900,000 cash award. $900,000 cash award. And he got it because he used federal employees to get it. And this wasn't the only award, was it, Dr. Fauci? In fact, you applied for and received at least 8 other federal cash prizes on federal time using federal employees and federal resources. Here they are over my shoulder. Besides the Dan David Award, you've got the Partnership for Public Service, you've got the Adelson Prize, you've got the Smithsonian Award, you've got the National Academy of Medicine's Award, you've got the CDC Foundation. In fact, you turned your staff into a full-time application machine. You actually wrote to people and said, do you think maybe I'd qualify? And you got cash for all of this. And it wasn't just 1 or 2 employees, was it? In fact, you used 8 separate federal employees on federal time using federal resources to solicit cash awards. Isn't that true? On the advice of counsel, I respectfully decline to answer based upon my rights under the Fifth Amendment to the Constitution. Here they are right over my shoulder. Here's all of them. The people that you use, federal employees, so that you could go and get cash money. And the most hilarious part is that you weren't content to even dragoon them into applying for all of these cash awards. You then had them go out to the ethics agencies and ethics watchdogs and demand that you be able to get the money. That's right. We've got it in your emails. Your staff and employees on federal time, using federal resources, being paid with federal dollars, are soliciting cash for you. And then they're turning around and saying to the agency, we don't want just an answer, we want to get to yes, because Fauci wants the money. He wants it. We want to get to yes, and yes takes time. This is your chief of staff again, using federal email to pressure the agency's own ethics people so that you could get money, so that you could get rich. And it violated the law, didn't it, Dr. Fauci? Didn't it? वापस आइए, वापस It आइए। violated the law, didn't it? It is a question. ये You can answer. वीडियो, ये सारे वीडियो अवेलेबल हैं। आप जब सर्च करना चाहें तो डॉक्टर एंथनी फॉची का टेस्टिमनी आप सर्च करें, बहुत सारे नेटवर्क पे आपको मिल जाएंगे। सारे सेनेटर, अभी तो सिर्फ एक था कि कितना पैसा कमाया, $90,000 का कैश था, जो भी था, अवार्ड था। इसके अलावा क्या क्या किया, उस सबका अलग अलग सेनेटर ने इनसे सवाल किया और सारे सवालों का 100 बार इन्होंने जवाब दिया। लगभग 100 से अधिक सवाल थे और सारे सवालों का जवाब एक ही था कि मुझे जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक राइट है उसके तहत मैं जवाब नहीं दूंगा। ये जवाब दे भी नहीं सकते क्योंकि पूरी तरह से ये पकड़े गए, इनका झूठ पकड़ा गया और पूरी तरह से अब बेनकाब हो गए। लेकिन मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि हमारे स्क्रीन पे ये दो डॉक्टर देख रहे हैं ना, हमारे देश में नक्कार खाने में तूती की आवाज बनकर खड़े थे जब हमारा देश एंथनी फॉची से हर कदम पर भरा हुआ था, हर कदम पर। दुख की बात तो यह है कि हमारे देश में कोई एंथनी फॉची को पकड़ने वाला नहीं है। अभी हम चर्चा करेंगे कि कौन पकड़ सकता है, कौन कौन है हमारे यहाँ एंथनी फॉची। लेकिन ये दोनों डॉक्टर मजबूती से भारत सरकार को, हमारे प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री कार्यालय को, हेल्थ मिनिस्ट्री को, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को लगातार ईमेल से, फोन के माध्यम से कोशिश करते रहे, बताते रहे कि जो कुछ भी प्रोटोकॉल आप अपना रहे हैं वो फॉची के द्वारा दिए गए WHO को दिया गया प्रोटोकॉल है और फॉची पूरी तरह से कंप्रोमाइज्ड है। लेकिन उस वक्त कोई सुनने को तैयार नहीं था। अब मैं इसमें सरकार की गलती उतना नहीं मानता हूं, हालांकि बहुत सारे लोग इससे सहमत नहीं होंगे, लेकिन मैं फिर कहता हूं कि अगर कोई दूसरे भी प्रधानमंत्री जो नॉन डॉक्टर हैं, नॉन साइंटिस्ट हैं,
वो परेशान हो जाएंगे और वो अपने सिस्टम में जो बैठे हुए लोग हैं उन्हीं पर भरोसा करेंगे। तो आज डॉक्टर बैनर्जी और डॉक्टर कुशवाहा बताएंगे कि कैसे हमारे सिस्टम को हाईजैक किया गया। इसीलिए ये कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है और ध्यान से इस कार्यक्रम को देखिए और मैं आप दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। सर, मैं अमिताभ बनर्जी और डॉक्टर कुशवाहा, वहां के एंथनी फॉची को तो पूछताछ उसकी हो रही है, हमारे यहां कैसे हमारा सिस्टम हाईजैक हुआ महामारी के दौरान, उसको कौन मोटे तौर पर कॉल रह रहा था, और आपकी निगाह में, मैं अगर आपको पॉइंटेड सवाल पूछूं कि आपकी निगाह में भारत का एंथनी फॉची कौन है? हमारे निगाह में हमारे जो साइंटिस्ट है उनमें आत्मविश्वास नहीं है। तो वो जो भी गाइडलाइंस आता है सीडीसी से, एंथनी फॉची से, डब्ल्यूएचओ से, वो उसको वैसे का वैसे ही मान लेते हैं। तो ये सबसे बड़ा, अभी हम आत्मनिर्भर नहीं हुए हैं साइंस में। दूसरी बात है, हमारे यहाँ जितने टॉप साइंटिस्ट है वो सब उनको हितों का टकराव आ जाता है, क्योंकि ये एंथनी फॉची, एनआईएच और गेट्स फाउंडेशन जितने रिसर्च ब्रांड्स है पूरे कंट्रोल करते हैं। तो कोई भी साइंटिस्ट दुनिया में उनके अगेंस्ट जा ही नहीं सकता। और अभी भी कई साइंटिस्ट उनको फॉची को सपोर्ट कर रहे हैं। जितने भी मेन स्ट्रीम साइंटिस्ट है अभी भी बोल रहे हैं कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। तो ये एक ऐसा ये बन गया है कि इसको सुलझाना बहुत मुश्किल है। डॉक्टर कुशवाहा, क्या वास्तव में सुलझाना मुश्किल है? जी, तो पहले आप सबको नमस्कार। नमस्कार। ये जो हम बात कर रहे हैं आज की एंथनी फाउची का जो यूएस में ट्रायल चल रहा है, उसमें हमारे यहाँ कोई ऐसा है कि नहीं है, और क्या ये असंभव है कि हमारे साइंटिस्ट इंडिपेंडेंट तरीके से सोच पाए या नहीं, ये दो सवाल है। तो सबसे पहले, जैसे डॉक्टर बनर्जी ने सही बताया कि हम लोग अभी भी साइंस के मामले में आत्मनिर्भर नहीं हुए। आज भी हम हर गाइडलाइन जो भी आती है हमारे डब्ल्यूएचओ से या सीडीसी से, सीडीसी पहले अब सीडीसी बनाता है, उसको डब्ल्यूएचओ अडॉप्ट करता है और डब्ल्यूएचओ डिसेमिनेट करता है और सारे लोग उसको अडॉप्ट करते हैं। तो हम लोग अभी भी हर चीज जो है वहां की आई हुई डायरेक्शंस वैसे की वैसी। इंडिया का सीडीसी तो कभी नहीं, सीडीसी का मतलब अमेरिकी राष्ट्रपति नहीं का नहीं मतलब भी अमेरिकी राष्ट्रपति हो जाता है। नहीं, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ ऐसा कोई मैकेनिज्म अभी है ही नहीं कि हमारे यहाँ कोई महामारी होगी तो डील कौन करेगा। मैं आपको ये एग्जांपल देना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे यहाँ संस्थाएं हैं। एक है एनसीडीसी, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, एक संस्था है बाकायदा, एक डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज नाम का एक अपॉइंटमेंट है, और एक है आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। अब इन तीनों का आप देखेंगे तो फंक्शन अलग अलग है, लेकिन कायदे से देखा जाए तो एनसीडीसी जो है मेन संस्था होनी चाहिए जो ऐसे किसी भी एपिडेमिक या पैंडेमिक से डील करने में सक्षम हो। लेकिन ना तो एनसीडीसी ने इसमें कुछ किया, डीजीएचएस तो वर्चुअली आप नाम भी नहीं सुनते सिवाय इसके कि वो कुछ सीटें मेडिकल की बांटता है जब वो सेंट्रल से नॉमिनेशन होते हैं। इसके अलावा मुझे ज्यादा उनके बारे में तो कभी जानकारी मिली नहीं। लेकिन आईसीएमआर, जिसका मुख्य काम मेडिकल से रिलेटेड रिसर्च है, उसने पूरा का पूरा जिम्मा अपने सर पे उठाया, और आईसीएमआर भी सबसे पहला था जिसे नेशनल रैपिड रिस्पांस टास्क फोर्स बनाया गया, आरआरटी बनाया गया, रैपिड रिस्पांस टीम बनाई गई, वो आईसीएमआर द्वारा हेडेड।
सारी समस्या यहाँ है। आईसीएमआर जो एक रिसर्च बॉडी है, जिसका काम आमतौर पे एपिडेमिक जब नहीं होते हैं तब उसके ऊपर रिसर्च करना, दूसरी डिजीजेस के ऊपर, सबके ऊपर, ये उसका मेन काम हो, लेबोरेटरीज डेवलप करना, रिसर्च करना। लेकिन पैंडेमिक जब होना चाहिए तब जो संस्था आगे आनी चाहिए थी वो थी एनसीडीसी, यानी नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल। अब लेकिन शायद उसे ना तो इस ढंग से स्ट्रक्चर किया गया, ना ही उसे इस ढंग की उसने कभी झेला है उसने इस तरह का काम। और उनके जो डायरेक्टर थे उस टाइम में शायद बीमार पड़ गए थे या छुट्टी चले गए थे, मुझे जहां तक याद आ रहा है। मैं उनका नाम तो भूल रहा हूँ, लेकिन वो छुट्टी पर थे या शायद वो कहीं थे नहीं उस पूरे पैंडेमिक के दौरान। तो एनसीडीसी अपेक्स बॉडी होनी चाहिए और वो जो है वो कोऑर्डिनेटिंग वहां से शुरू होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कारण ये है कि हमें जो देश में बनी हुई व्यवस्था है उसका एक नाम है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, एनडीएमए। एनडीएमए ने फ्लड्स के ऊपर, अर्थक्वेक के ऊपर, सबके ऊपर गाइडलाइंस बनाई है, लेकिन मेडिकल इमरजेंसी के ऊपर उनके पास आज दिन तक कुछ भी व्यवधान या प्रावधान नहीं है, प्रावधान नहीं है। तो ये जो एनडीएमए है, इसको मेडिकल इमरजेंसी को भी टैकल करने का एक टास्क मिलना चाहिए और उसके अंदर एक व्यवस्था होनी चाहिए, जिसका मैं अच्छा एक नहीं, पूरा मेरे एक मिनट डॉक्टर साहब, जी अगर कोई निजी संस्था के ऊपर ये साबित हो जाए कि निजी संस्था जो है वो माल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है, प्रॉफिट कमाने के लिए वेस्टेड इंटरेस्ट को उन्होंने अपने साथ जोड़ रखा है, वो निजी संस्था अगर सरकारी एजेंसी में घुस जाए और फिर वो काम करने लगे, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन आज के दिन में भारत सरकार के इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ मिलकर के बहुत सारे शोध कर रहे हैं और वो उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। उसी प्रकार से बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन भारत सरकार के साथ मिलकर के पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया का निर्माण कर लिया। तो डीजीसीईसीएस जो आप कह रहे हैं, ये एनसीडीसी जो आप कह रहे हैं, एनसीडीसी को भी कौन पूछेगा? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेचर मैगजीन में उनका निवेश है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो लांसेट मैगजीन है, साइंस की बड़ी 2 प्रतिष्ठित मैगजीन है, उनमें उनका निवेश है। डब्ल्यूएचओ के सबसे बड़े फंडर हैं वो, उनमें उनका निवेश है। तो क्या ये सारी बातें पिछली सरकार को, जिन्होंने उनको एंट्री दी यहां पर 2006 में श्रीमान मनमोहन सिंह ने, उसके बाद श्रीमान मनमोहन सिंह के बाद मोदी जी आए, वो पूरा तंत्र तब तक 2006 से लेकर के 2014 तक इन्होंने पूरे तंत्र को कब्जा कर लिया। ये तो ये हालत हो गई है कि स्टेट्स में जो हेल्थ जो है वो स्टेट का सब्जेक्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट में भी है, लेकिन स्टेट में तो इन्होंने सारे अधिकारियों को खरीद लिया है। मैं बहुत सारे अधिकारियों के नाम जानता हूं जो बिल एंड मेलिंडा गेट्स के पेरोल पर हैं, वो काम कर रहे हैं। और अभी एंथनी फॉची से सेनेटर, अभी अमिताभ बनर्जी बताएंगे इस पे, कि एंथनी फॉची से सेनेटर ने कई सवाल दागे हैं कि तुम्हारा रिश्ता बिल गेट्स से क्या है, ये बताओ। अभी आप देखे होंगे कि ये बिल गेट्स अभी आया था एआई समिट में, देश में भारी विद्रोह हुआ तो इसको भगाया गया और सरकार ने पहली बार, ये बहुत जबरदस्त बड़ा एक्शन था, जब इनको भगाया, एआई समिट में शामिल नहीं होने दिया। ये जो इस तरह के व्यक्ति जिसके ऊपर गंभीर आरोप हैं, डॉक्टर बैनर्जी, इस मामले में कौन इनके स्पाई के रूप में, मोल के रूप में सिस्टम को खोखला कर रहा है? आप नाम गिराइए सर, नाम गिराइए, नाम गिराइए। नहीं, ऐसे अभी कितने क्या लोग हैं जिनका संबंध बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन से हैं और भारत सरकार की एजेंसी में काम कर रहे हैं, ताकि सरकार इस बात को देखे। और मैं आप पूरा उम्मीद करता हूं कि हमारे क्यूवाइब नेटवर्क को प्रधानमंत्री कार्यालय जरूर देखता है और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ भी देखता है। इनका तो जब से आप कह रहे हैं मनमोहन सिंह के टाइम इनको लाया गया था, जो कि पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया बनाया। ये पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशन से एक प्रकार से मुकट था
जिसके पीछे काफी कोर्सेज स्टार्ट किए, मास्टर्स पब्लिक हेल्थ, जो भी हमारे यहाँ आपको मालूम है काफी ग्रेजुएट्स होते हैं जिनको कहीं जॉब नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है, तो इनको मास्टर्स पब्लिक हेल्थ का डिग्री दे दिया और इनको फील्ड वर्कर्स बना दिया। और इनके जितने भी ये थे तो डायरेक्टर वगैरह पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन के जो ऑफिशियल्स थे, महामारी के दौरान सब वही एडवाइजर्स थे। एंड नाम से तो ऐसा लगता है कि ये गवर्नमेंट का है, ये एक्चुअली गेट्स फाउंडेशन का स्पॉन्सर्ड है। और इनको अभी जो हियरिंग हो रहा था, सीनेट हियरिंग में अभी जो इंक्वायरी चल रहा है, फॉची के सवाल पूछे जा रहे हैं, तो काफी सवाल बिल गेट्स के ऊपर भी एंथनी फॉची से पूछा गया। हालांकि उन्होंने जवाब नहीं दिया, पर सवाल ज्यादा हमको काफी कुछ सवाल से पता चल जाता है। उनसे कुछ ऐसे सवाल किए, जैसे पहला सवाल किया एंथनी फॉची से कि क्या आप बिल गेट्स के साथ पार्टनरशिप किए थे ग्लोबल वैक्सीन इनिशिएटिव में, तो फॉची ने तो जवाब नहीं दिया, वो 5th अमेंडमेंट वगैरह बता रहे। पहला सवाल वैक्सीन के ऊपर था कि इसका प्रचार आपने, क्योंकि प्रॉफिट काफी है, गेट्स का भी इन्वेस्टमेंट काफी है वैक्सीन में, और एंथनी फॉची जैसे एक्सपर्ट्स को रिकमेंड करा के वैक्सीन का कारोबार बढ़ाते हैं। ये मैंडेट भी लगाए थे, कोविड वैक्सीन का मैंडेट। तो दूसरा पूछा कि आपका जो अमेरिकन जो एजेंसीज है NIAID और NIH, इसमें आपने बिल गेट्स को एंट्री कैसे दिया, उसमें भी जवाब नहीं दिया। मतलब उन लोग इतने ये हैं कि एक कोई प्राइवेट पर्सन है, चाहे फिलैंथ्रोप है, कितना बिलियनर है, ऐसे गवर्नमेंट एजेंसीज में उठेगा बैठेगा, किस चीज से उठ बैठ रहा था, क्या हैसियत था बिल गेट्स का। एंथनी फॉची ने जवाब नहीं दिया। फिर ये भी पूछा कि एंथनी फॉची से पूछा कि आपने बिल गेट्स का सिक्योरिटी क्लियरेंस का बंदोबस्त किया था क्या, क्योंकि एंथनी फॉची CIA के भी काफी नजदीक थे। जवाब नहीं दिया। फिर उनसे ये पूछा, एंथनी फॉची से पूछा कि आप बिल गेट्स का चाइना के साथ उनका ये आपको मालूम है क्या। इसका मतलब बिल गेट्स चाइना के साथ काफी क्लोज रिलेशन है, जो भी है, जो भी वजह है, वो उसमें भी जवाब नहीं दिया। तो ये सब चीजों से लगता है कि जो जो सवाल बिल गेट्स के बारे में एंथनी फॉची से पूछा गया, ये सब हमारे देश में लागू होता है, क्योंकि हमारे देश में तो बिल गेट्स सीधा आके RBI गवर्नर के दफ्तर में चला जाता है, कोई स्टेट का चीफ मिनिस्टर उसको माला लेके खड़ा रहता है, बुके लेके खड़ा रहता है। तो हमारे, और फिर आप बिल गेट्स ने जो सबसे बड़ा जो कांड किया था, HPV वैक्सीन ट्रायल किया था, गेट्स फाउंडेशन का ही सपोर्ट था। पाथ और ICMR, आप कह रहे थे ना ICMR के साथ काफी नजदीकी रिश्ता है इसका गेट्स फाउंडेशन का। तो 2009 और 2010 में 11 में 7 बच्चियों का ट्रायल के दौरान देहांत हो गया था। हालांकि फिर वो रफा दफा कर देते, लिपापोती कर देते, क्योंकि ये बहुत पावरफुल फंडिंग है, लॉबी है कि कनेक्शन नहीं है, एसोसिएशन नहीं है। ये तो अभी 7 लड़कियां हॉस्टल में अगर ट्रायल के दौरान ही अगर मौत हो जाता है, तो उसका ठीक से पोस्टमार्टम भी नहीं किया था। उसका आपको मालूम है कि 72nd ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी रिपोर्ट पेश किया गया था, पार्लियामेंट में रखा गया था, और पाया गया था कि ये अनएथिकल ट्रायल किए थे। इस पर प्रतिबंध भी लगा, प्रतिबंध भी लगा, बिलिंडा गेट्स फाउंडेशन पर प्रतिबंध लगा। फिर पता नहीं किस मोल ने किस, वही मैं जानना चाहता हूं कि तंत्र में कौन घुसा हुआ है। क्योंकि कुशवाहा जी, क्या ये जो अभी रिजीम परिवर्तन का नाटक चल रहा है, जैसे उस वक्त उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को इस महामारी में 2019-20 में हटाने में बड़ी भूमिका थी इस महामारी की, क्या 2020 में भी, चूंकि इलेक्शन हो गया था 2019 में, 20 में तो जा नहीं सकता थी सरकार, लेकिन ये पूरी तैयारी की गई थी, क्योंकि लोगों ने कहा कि भाई अगर वैक्सीन देगा तब लोग मरेंगे, नहीं देगा तब लोग मरेंगे, तो पहले नहीं देने पर करो और फिर देने पर करो। और यहाँ एक पूरा बैटरी तैयार हो गया कि देखो वैक्सीन का भी विरोध कर रहा था। अरे वैक्सीन का विरोध नहीं हो रहा था, विरोध इस बात का हो रहा था कि ये CIA के एजेंट हमारे सिस्टम में घुसे हुए हैं, वो काम कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि CIA के एजेंट को उस वक्त मोदी जी पहचानने में भूल कर गए? जी, ये बिल्कुल सही बात है कि जो ये पूरा सिस्टम है, ये इसमें 2-3 प्लेयर्स हैं। आपको जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे ना, अगर इंडिविजुअल प्लेयर्स की बात करें, उसमें सबसे पहले आपका एंथनी फाउची उधर है, फिर
बिल गेट्स है, और तीसरे अपने जो WHO के डायरेक्टर जनरल है, आपको पता ही है। तो ये तीन टेड्रोस। मेन प्लेयर्स, टेड्रोस साहब, ये तीन मेन प्लेयर्स थे। और इसके अलावा जो बिहाइंड द सीन जो मेन प्लेयर्स हैं वो आपको समझने जरूरी है। नंबर 1 इज CIA, नंबर 2 इज US मिलिट्री। यूएस मिलिट्री का रिसर्च है ये। अल्टीमेटली आप देखेंगे, आप मेजर रिसर्चेस हैं वो सब वहीं से होके आते हैं, यूएस मिलिट्री। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, जो अल्टीमेटली जो आपके बिलियनर्स और ट्रिलियनर्स जो बड़े एलीट लोग हैं, वो ये लोग पीछे से ये चलाते हैं। तो यूएस प्रेसिडेंट तो लिटरली आप कह सकते हैं वहां पे ही इज जस्ट लाइक ए, यू कैन से, पपेट। बाकी जो कंट्रोल कर रहे हैं वो ये आपका CIA प्लस यूएस मिलिट्री, एंड थर्ड इज योर मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। ये तीन लोग चलाते। जब यूएस को वो चलाते हैं तो दुनिया को कैसे नहीं चलाते होंगे, आप समझते हैं इस बात। तो हम कोई एक्सेप्शन नहीं, हम तो डेवलपिंग कंट्री है। हम लोग क्या करेंगे कि भाई देखते कहां से मदद मिल सकता है, जहां मदद ढूंढने जाते हैं फिर आप तो ऐसे कोई तो मदद करता नहीं, आपको एक्सप्लॉइट किया जाएगा। तो वो एक्सप्लॉइटेशन इसी तरह से है कि अच्छा जी हम तो आपको बचाने आए हैं, देखिए कोविड का आपको हम सारा देंगे, सब PCR सप्लाई करेंगे, आपको ये देंगे, वैक्सीन देंगे, आपके यहाँ बनाएंगे, हम आपके यहाँ mRNA फैक्ट्रीज बनाएंगे। बिल गेट्स साहब बना के बता के गए थे, इंडिया में हम बहुत सारे mRNA फैक्ट्रीज, mRNA वैक्सीन का फैक्ट्रीज बनाएंगे। तो ये सब चीजें हमें समझनी होंगी कि कोई भी मदद कहीं से भी आ रही है, उसके पीछे क्या है ये जरूर हमें जानना चाहिए। तो अगर हम ये तो क्या भारत सरकार को अब डॉक्टर बैनर्जी, भारत सरकार को अब एक्शन लेना चाहिए? क्योंकि अब तो ये बात राज पूरी तरह से खुल गई है कि सरकार, अब अगर मोदी नहीं होते कोई और होते तब भी कोई न किसी को ये फंसाते। संजोग से उस वक्त मोदी थे तो मोदी फंस गए, उस वक्त वहां ट्रंप थे तो ट्रंप फंस गए। तो ये जो बाइडेन गैंग है, जो पूरा लेफ्ट इकोसिस्टम है, ये पूरा इकोसिस्टम जिसमें ऐसा नहीं है कि राइट विंगर नहीं होंगे, राइट विंगर भी होंगे, पूरा डीप स्टेट उसमें शामिल होगा। तो पूरी तैयारी थी सरकार को पूरी तरह से डिस्टेबलाइज करने की, पूरा कब्जा करने की, और ये पूरा माफिया अपना तंत्र स्टैब्लिश करता। तो भारत सरकार को अब इस दिशा में कोई इन्वेस्टिगेशन लॉन्च करना चाहिए। करना तो चाहिए, क्योंकि हम इतने बड़े, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हमारा ही है अगर देखा जाए, और हमारे यहाँ सबसे बड़ा काफी स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए गए थे, लॉकडाउन वगैरह बहुत स्ट्रिक्ट लिए गए थे काफी। तो अभी इंक्वायरी करेगा कौन? बात यह है कि इंक्वायरी करेगा कौन, क्योंकि जैसे अभी अमेरिका में आप देख रहे हैं, उन्होंने पूरा जो हेल्थ का मैनेजमेंट है, हेल्थ का जो FDA है, NIH है, पूरे जितने भी बड़े बड़े ऑफिशियल्स थे सबको चेंज कर दिया। जैसे जय भट्टाचार्य को लाया, और भी लोगों को लाए हैं जो कि डेमोक्रेट के नेता को ले आए, डॉक्टर रॉबर्ट F कैनेडी को ले आए। हाँ, रॉबर्ट एफ, तो जस्ट उन्होंने अपोजिट, पूरा खानदान उनका डेमोक्रेट था। और वहां पे देखेंगे आप, एटलीस्ट रिपब्लिकन वालों ने सवाल पूछा है, थ्रू आउट सवाल पूछा है। पैंडेमिक में रैंड पॉल, एंथनी फॉची को थ्रू आउट सीनेट में सवाल पूछते थे। हमारे यहाँ क्या है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी ऑपोजिशन पार्टी ने भी मुद्दे को उठाया नहीं है। तो जब तक सब मतलब सो रहे हैं। और दूसरा है कि हमारे यहाँ ऐसा है कि अभी क्या करना है, अभी तो पैंडेमिक खत्म हो गया, अभी क्यों? पर ये जरूरी समझना चाहिए, क्योंकि अगला पैंडेमिक कभी भी ले आएंगे। जब देखेंगे कि ये पैंडेमिक में इंडिया में चल गया, अगला पैंडेमिक कभी भी ले आएंगे, और फिर से इसी टाइप के। और पैंडेमिक ट्रीटी के पुश करने के चक्कर में है WHO, और पैंडेमिक ट्रीटी आएगा तो फिर जल्दी जल्दी पैंडेमिक डिक्लेयर किया। अगर आप देखा जाए, सबसे पैंडेमिक पहले ट्रीटी तो भारत को किसी भी सूरत में साइन नहीं करना चाहिए। नहीं, और मैं आप ये अगर अपील करता हूं प्रधानमंत्री मोदी से कि आप इस ट्रीटी को किसी भी सूरत में ज्वाइन मत कीजिए, साइन मत कीजिए। बिल गेट्स का प्रभुत्व जो WHO पर है, ऐसे WHO के साथ कोई करार मत कीजिए। टेड्रोस को गलती से आपने तुलसी भाई कह दिया था, वो मत कहिए। ये सभी क्रिमिनल हैं, एस्टैब्लिश्ड क्रिमिनल हैं। इनके खिलाफ आपको अपने सिस्टम में कौन मोल है
इसको थोड़ा तहकीकात करना पड़ेगा। एक डॉक्टर एक चीज कुशवाहा, मेरे को बताना, एक चीज मेरे को एक सेंटेंस बताना है कि ये जो पिछला पैंडेमिक हो बीत गया है और इसके ऊपर इतना बड़ा इंक्वायरी चल रहा है, अगर ठीक से ये किया जाए इसका निरीक्षण, तो पता चलेगा कि ये भी पैंडेमिक घोषित करने लायक पैंडेमिक नहीं था, क्योंकि इसका मृत्यु दर 0.1% से भी नीचे था, जो कि फौची के डायरी में लिखा हुआ है। फौची के डायरी में उसने लिखा है कि इसका, और बाहर वो क्या डराता था, बाहर आके उसको बराक चढ़ा के बताता था फेर्टिलिटी रेट, ये 0.1% उसमें लिखा है डायरी में, इट इज जस्ट लाइक अ बैड इन्फ्लुएंजा। तो ये पैंडेमिक घोषित करना ही, इसमें पहले तो इंक्वायरी था कि इसको पैंडेमिक घोषित कैसे किया और हमारे साइंटिस्ट ने इसको पैंडेमिक मान कैसे लिया। डॉक्टर बैनर्जी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर एक व्यक्ति का झूठ, जो खुद वो झूठ बोल रहा है, खुद वो अपनी डायरी में लिख रहा है, उसका लिखा हुआ है, और बाहर वो कुछ बोल रहा है, पकड़ा गया है, उसके बाद भी उसको पॉलिटिकल कलर दे रहा है कि ये रिपब्लिकन वाले कर रहे हैं तो ट्रंप कर रहे हैं, जो साफ साफ दिख रहा है सामने में, अजीब स्थिति हो गई है। इसीलिए मैं अपने दर्शकों से भी ये कह रहा हूं कि ये जो कोविड महामारी थी, इसमें देखिए कि झूठ हर तरफ परकुलेट कर गया, टॉप टू बॉटम। रिश्ते खत्म हो गए, आपने अपने मां बाप को मरता हुआ छोड़ के भाग गए, यही इनका एजेंडा था। ये जो वॉर था, ये एक साइकोलॉजिकल वॉर था, ये पेंडेमिक उस तरह से नहीं था। ये पूरे समाज को ये पूरा डिसमिस कर रहे थे, खत्म, डिस्ट्रॉय कर रहे थे। अभी तभी तो इन्होंने शुरू किया कि साइकोलॉजिकल, अभी लोग परेशानी में आ जाएंगे कि फैमिली खत्म हो जाएगी, हो गया एक प्रकार से। अभी आप देखिए रिश्ते ऑलमोस्ट टूट गए हैं, बिल्कुल खत्म हो गया है पेंडेमिक के बाद। पोस्ट पेंडेमिक अब अगर आप देखें तो सेंटिमेंट लगभग समाज से खत्म हो गया है। हर दिन कोई मर रहा है, कोई खत्म हो रहा है, कुछ नहीं, आप एक मशीन की तरह हो गए हैं और आप डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो ये पूरी जो स्ट्रैटेजी थी इन महामारी लाने वालों माफियाओं की, उसमें उनको कामयाबी मिल गई है। तो डॉक्टर कुशवाहा, क्या भारत सरकार को अब एक डिवास्टेटिंग कैंपेन और इन्वेस्टिगेशन लॉन्च करना अत्यावश्यक हो गया है? मेरे ख्याल से तो डेफिनेटली ये तो बहुत पहले समझ में आ गया था हम लोगों को, शायद सरकार को भी समझ में आ गया था कि इसके पीछे जो भावना है, जो बहुत बड़े बड़े सिंडिकेट्स हैं काम कर रहे हैं, तो जब ये जानकारी हो जाती है तो हमें इसके खिलाफ कुछ ना कुछ इन्वेस्टिगेशन और कार्रवाई जरूर करनी चाहिए। लेकिन ऐसा होता मुझे दिख इसलिए नहीं रहा है क्योंकि जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो भी आप जानते हैं एक बहुत बड़ी गिरफ्त में है, वो है आपके ब्यूरोक्रेटिक गिरफ्त में। ये जो ब्यूरोक्रेटिक गिरफ्त है ये सबसे खतरनाक है। यहाँ पे जो आदमी बैठे हैं, जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं, वो आपने देखा होगा पेंडेमिक पूरा ब्यूरोक्रेट्स चला रहे थे, उसको कोई मेडिकल डॉक्टर्स या पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट लोग बैठ करके ब्रीफ नहीं करते। ये पूरा का पूरा जो इसका डायरेक्शन था वो एक ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में था, चाहे वो मिनिस्ट्री लेवल पर हो, चाहे वो एक म्युनिसिपैलिटी के लेवल पर हो। वही लोग थे जो कि पूरी तरह से उसको चला रहे थे। अब अगर हमें इसमें कोई इन्वेस्टिगेशन लॉन्च करनी है, आगे कुछ इसमें हमें देखना है कि दोबारा ऐसी गलती ना हो, तो सबसे पहले तो हमारे को ये जो पेंडेमिक रिस्पॉन्स है इसका पूरा रिस्ट्रक्चरिंग करना जरूरी है। यानी कि ये व्यवस्था राष्ट्रीय स्तर पर, एक राज्य स्तर पर और नीचे वाले स्तर पर, किसी शहर के या म्युनिसिपैलिटी के स्तर पर कैसी होनी चाहिए, उसमें कौन होने चाहिए जिनकी बातों का संज्ञान लिया जाए और जो लोग फाइनली कह सके। ये जब तक रिस्ट्रक्चर नहीं होगा हम वही गलती फिर दोहराएंगे जैसे कि हमने पेंडेमिक में की थी। मुझे तो उसमें तब तक कोई वो नजर नहीं आता जब तक हम पूरा जो इसका पेंडेमिक रिस्पॉन्स का एक स्ट्रक्चर तैयार करें, जो हमारे पास नहीं है आज की तारीख में। स्ट्रक्चर का मतलब लैब नहीं हो जाता है, स्ट्रक्चर का मतलब कोई रैपिड रिस्पॉन्स टीम नहीं हो जाता। इसका स्ट्रक्चर पूरा नेशनल लेवल से कि आखिर डिसीजन मेकर्स कौन होंगे, फाइनल से कैसे लिया जाएगा। आपकी आवाज में अभी भी डिस्टरबेंस है, तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप एक बार फिर से कनेक्टिविटी ठीक हो जाएगी तो फिर बात करेंगे। आज बहुत लंबी बातचीत हो गई है। डॉक्टर बैनर्जी, आप कुछ फाइनल रिमार्क देना चाहेंगे?
फाइनल है कि हमारा पब्लिक हेल्थ हॉस्पिटल्स और पब्लिक हेल्थ सेंटर्स भी अच्छे होने चाहिए। अभी भी 30-40% वैकेंसीज भरे नहीं है सीएजी में, तो हमारे पूरा टीम होना चाहिए रिमोट एरिया में, क्योंकि पेंडेमिक के दौरान सब आके हॉस्पिटल क्राउडिंग होता है तो और महामारी बढ़ती है। तो हमारा पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, और अभी हम प्राइवेटाइजेशन के ऊपर ज्यादा जा रहे हैं, तो हम गलत दिशा में जा रहे हैं, तो हमारा दिशा सुधारना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर बैनर्जी और डॉक्टर अरविंद कुशवाहा जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये दोनों डॉक्टर उस समय जो हमारे नए दर्शक जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए मैं बताऊं कि ये दोनों डॉक्टर कोविड के दौरान पहली बार हमसे जुड़े थे 2020-2021 में, और तब से ये लगातार सरकार को इन्फॉर्म करते रहे कि जो कोविड रिस्पॉन्स है हमारे यहाँ, पेंडेमिक का जो रिस्पॉन्स है ठीक करने का, उसको टैकल करने का, उसमें पूरी तरह से बड़ा फॉल्ट लाइन है और उसको एड्रेस करना पड़ेगा। भारत के कौन कौन फौजी हैं, उस फौजी को मोदी जी को ढूंढना ही पड़ेगा, अन्यथा फिर कोई महामारी ये लोग थोपेंगे और पूरे देश को उसमें झोंकेंगे। इसलिए सरकार को हर स्तर पर अलर्ट रहने की जरूरत है, और ये जो तैयारी 2020 में ही इनको घेरने की थी और आगे 2024 में बहुत कुछ नुकसान भी हुआ चुनावी तौर पे, लेकिन अब वो अलग विषय है। लेकिन अब मोदी को अलर्ट रहना पड़ेगा और मोदी को एंथनी फॉची के इस घटना के बाद भारत के एंथनी फॉची की तलाश करनी पड़ेगी। उम्मीद है कि सरकार इस दिशा में काम करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।